Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. पूरा दिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो बहुत आसान है। अगर वैद्युत विभव का परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए वैद्युत विभवांतर का भी परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ वैद्युत विभव में ध्यान देंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव का परिभाषा आपको याद नहीं करना है, परिभाषा को सूत्र से बनाना सीखना है। तो पहले यहाँ परिभाषा को पहले यहाँ नोट कर देते हैं और उसके बाद से परिभाषा को बनाना आपको हम सिखाएंगे। ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आप परिभाषा बनाना क्या होगा, सीख जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एकांक धन आवेश को, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आने में, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, भी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कितना आसान ये परिभाषा है। अब ये परिभाषा को सूत्र से हम लोग याद करेंगे। तो पहले यहाँ सूत्र लिखेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का सूत्र होता है, वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कार्य को W से और आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो Q से। तो वैद्युत विभव हो जाएगा V बराबर W बटा क्या हो जाएगा, Q। इस सूत्र को क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। अब यहाँ से इसकी परिभाषा को बनाना क्या करेंगे, सीखेंगे। अब यहाँ जैसे कार्य बटा आवेश लिखा गया तो आवेश जो है बटे के नीचे है। जब बटे के नीचे रहता है तो इसको याद रखिएगा एकांक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, एकांक धन आवेश। क्या कहेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका परिभाषा इस सूत्र में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है कैसे परिभाषा बनेगा। तो एक बार और परिभाषा को देखेंगे। यह बटे के नीचे है, इसमें से क्या कहेंगे, एकांक धन आवेश को अनंत से, इसमें अनंत से बोलना है, किसमें, वैद्युत विभव में अनंत बोलेंगे और वैद्युत विभवांतर में अनंत शब्द को हटा देंगे, बस परिभाषा बन जाएगा। तो सेम परिभाषा है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के परिभाषा में केवल बस ध्यान देना, ये अनंत शब्द बस समझना है। अगर अनंत लगा है तो वैद्युत विभव कहिएगा, अनंत हटा देंगे तो किसका परिभाषा बन जाएगा, वैद्युत विभवांतर का।
तो वैद्युत विभव का सूत्र क्या हो गया, कार्य बटा आवेश, और यहाँ जो है विभव को V से, कार्य को W से और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए और बनाना सीखिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है और उसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि वैद्युत विभव का मात्रक तथा बीमा। तो मात्रक और बीमा याद रखिएगा, कभी याद मत कीजिएगा, बस बनाना सीखिए कैसे बनता है। वैद्युत विभव का मात्रक में बीमा जब निकालेंगे तो यहाँ पे जो है इसका पहले सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, V बराबर क्या पढ़े हैं, V बराबर पढ़े हैं W बटा क्या है Q। अब यह दोनों जो सूत्र में ध्यान देंगे, यह दोनों क्या क्या है, तो ये कार्य है और ये क्या है, आवेश है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे कि V का मात्रक, V का क्या लिखेंगे, मात्रक, मतलब वैद्युत विभव का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, इधर अब लिखेंगे W बटा Q का मात्रक। अब यहाँ पे मात्रक हो जाएगा। अब W का मात्रक मतलब कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम, या W का मात्रक जूल होगा, ये बटा है तो प्रति कर लेंगे, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम एक मात्रक हो गया। और दूसरा मात्रक याद रखेंगे, दूसरा मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। वैद्युत विभव का दो मात्रक है, पहला मात्रक जूल प्रति कूलाम और दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो है V का बीमा। अब यहाँ लिखेंगे V का बीमा। तो V का बीमा अगर निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर करके W बटा Q का बीमा। अब यहाँ पे बीमा किसका किसका लिखेंगे, तो W का बीमा मतलब कार्य। तो कार्य का बीमा क्या होता है, यदि आप बीमा नहीं जानते हैं तो क्लास 11 में बीमा का वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहाँ से जा कर के बीमा आप लोग क्या कीजिए, सीख लीजिए। तो यहाँ पे W का बीमा जो है, बीमा क्या होता है, तो यम यल का स्क्वायर T पर -2 होता है। ये किसका बीमा है, तो कार्य का भी है और ऊर्जा का भी बीमा यही होता है। यम यल स्क्वायर T पर -2 होता है। और आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा याद रखिएगा AT होता है। क्या होता है, AT होता है। अब यह जो बीमा है, अब ए जो है ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 की पावर 1 है, और जब ऊपर जाएगा तो वो -1 हो जाएगा। T के पावर यहाँ 1 है और 1 जाएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, अब बीमा हो जाएगा यम। अब यहाँ लिखेंगे यल के ऊपर यहाँ पे 2 घात है तो 2 घात लिख लेंगे, और T पर कितना हो जाएगा, तो T पर -2 है, -2, और यहाँ पर जो है यह ऊपर जाएगा तो -1 तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यहाँ पे A ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, A के ऊपर -1 हो जाएगा। तो ये कैसे बीमा आया, एक बार देखेंगे। यम यहाँ पे नोट कर लेंगे, यल स्क्वायर T पर -2 और 1 ऊपर गया -3 होगा, और A ऊपर गया तो इन्वर्स हो गया। तो क्या बना, यम यल स्क्वायर T पे -3 A का इनवर्स। ये किसका बीमा है, तो वैद्युत विभव का बीमा है। अब हम लोग सीखेंगे वैद्युत विभवांतर क्या है। तो वैद्युत विभवांतर का परिभाषा सीखेंगे, और परिभाषा अगर वैद्युत विभव का परिभाषा आपको याद है तो किसका परिभाषा बना लेंगे, वैद्युत विभवांतर का परिभाषा आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो वैद्युत विभव का परिभाषा क्या था, एकांक आवेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत, इसमें अनंत शब्द हटा देना है। बस थोड़ा देखिए, वैद्युत विभव में अनंत लगाना है, अब वैद्युत विभवांतर में अनंत को नहीं लिखना है। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से
एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, ले जाने में क्या लिखेंगे, किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर का परिभाषा क्या है, बहुत ही आसान है। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव को और वैद्युत विभवांतर को दोनों को याद रखिए, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो V से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत आसान है। अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत विभवांतर का सूत्र। तो वैद्युत विभवांतर बराबर सूत्र क्या है, तो जो वैद्युत विभव का सूत्र लिखे हैं वही सूत्र जो है वैद्युत विभवांतर का भी है। तो वैद्युत विभवांतर का सूत्र होता है, बराबर लिखेंगे कार्य बटा क्या होता है, आवेश। कार्य बटा क्या है, आवेश होता है। अब यहाँ कार्य को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो W से, और आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो Q से। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर W बटा Q। ये किसका सूत्र आ गया, तो वैद्युत विभवांतर का सूत्र आ गया। अब इसी सूत्र से परिभाषा को बना सकते हैं। अब ये बटे के नीचे क्या है, आवेश है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है, कैसे परिभाषा बनाना है। तो इस सूत्र को याद रखिए और इसी सूत्र से परिभाषा को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर का मात्रक एवं बीमा। अब यहाँ नोट करेंगे वैद्युत विभवांतर का मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ जो है सूत्र लिखेंगे, V बराबर सूत्र होता है W बटा Q। ये किसका सूत्र है, तो वैद्युत विभवांतर का सूत्र है। अब यहाँ लिखेंगे V का मात्रक। V का क्या लिखेंगे, मात्रक, मतलब वैद्युत विभवांतर का मात्रक बराबर हो जाएगा W बटा Q का मात्रक। अब यहाँ से इस मात्रक को बना लेंगे। तो W का मात्रक क्या होता है, तो W का जो मात्रक होता है वह होता है जूल। कार्य का भी मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम। तो लिखेंगे जूल प्रति कूलाम। यह किसका मात्रक है, तो वैद्युत विभवांतर का मात्रक है। दूसरा मात्रक किसका होता है, याद रखेंगे, दूसरा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। इसका दूसरा मात्रक भी याद रख लीजिएगा, मात्रक इसका वोल्ट होता है। पहला मात्रक जूल प्रति कूलाम और दूसरा मात्रक जो होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यह जो है कंपटीशन में जब आप लोग एग्जाम देंगे तो पूछ दिया जाता है जूल प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो जूल प्रति कूलाम याद रखिएगा वैद्युत विभवांतर का भी है और वैद्युत विभव का है। तो ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन दिया गया, वैद्युत विभव दिया है या वैद्युत विभवांतर दिया गया है। तो ये मात्रक दोनों को क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए। अब यहाँ लिखेंगे V का बीमा। V का बीमा क्या होता है, तो V का बीमा अगर निकालेंगे तो यहाँ सूत्र लिखेंगे W बटा क्या है, W बटा Q का बीमा। अब W का बीमा क्या होता है, तो इसका तो बीमा आप लोग को याद हो गया होगा कि
डब्ल्यू बीमा क्या होता है, तो यम यल स्क्वायर टी पर -2 होता है। और आवेश का क्या होता है, तो आवेश का ए टी होता है। अब ए ऊपर जाएगा और टी जो है ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, यम यल का स्क्वायर टी पर माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि -2 और यह एक पावर ऊपर गया, -3 हो गया, ए का इनवर्स। तो क्या बनेगा, यम यल स्क्वायर टी पर -3 घात और एक ऊपर -1 हो जाएगा। तो ए इनवर्स इसको पढ़ा जाता है। तो मात्रक और बीमा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैद्युत विभव क्या है और वैद्युत विभवांतर क्या है और उसके मात्रक और बीमा क्या है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे माध्यम का पारा वैद्युतांक। माध्यम का पारा वैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यम का पारा वैद्युतांक, पारा वैद्युतांक। अब इसका परिभाषा बनाना सीखेंगे कि माध्यम का पारा वैद्युतांक की परिभाषा क्या होगा। तो पहले इसका सूत्र जानेंगे, और सूत्र अगर याद हो गया तो समझिए इसकी परिभाषा आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माध्यम का या पारा वैद्युतांक का सूत्र होता है, वैद्युतांक बराबर होता है माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता। क्या होता है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता बटा होता है, बटा निर्वात या हवा में वैद्युशीलता। अब अगर यह सूत्र आपको याद है तो समझिए आपका परिभाषा भी क्या है, याद है। तो माध्यम का पारा वैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, तो इसका जो परिभाषा बनेगा, पहले इस ऊपर का नाम लिखिएगा और ये नीचे का नाम के अनुपात को पारा वैद्युतांक कहते हैं। तो कैसे परिभाषा बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, किसी माध्यम की क्या, निरपेक्ष वैद्युशीलता, और लिख करके लिखेंगे यहाँ पर निर्वात या हवा में वैद्युशीलता के अनुपात को पारा वैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिए किसे, के से। और माध्यम में निरपेक्ष वैद्युशीलता को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो अपसाइलम से। और यहाँ पे जो है निर्वात या हवा में क्या लिखेंगे, अपसाइलम 0 से। तो याद रखिएगा अपसाइलम बटा क्या होता है, अपसाइलम 0 होता है। ये किसका सूत्र है, तो पारा वैद्युतांक का सूत्र है। तो अब इसका परिभाषा इसके नीचे नोट कर सकते हैं कि किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता और निर्वात या हवा में वैद्युशीलता के अनुपात को पारा वैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है, मतलब इसका मात्रक नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मात्रक जो लिखेंगे, अपसाइलम का मात्रक और अपसाइलम 0 का मात्रक सेम रहेगा, रखेंगे दोनों मात्रक कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये मात्रकहीन माना जाएगा और बीमाहीन भी माना जाएगा। तो अब ये इसके नीचे जो है परिभाषा को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात या हवा लिख सकते हैं, निर्वात या हवा में वैद्युतशीलता के अनुपात को, वैद्युतशीलता के
अनुपात को माध्यम का पारावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम का पारावैद्युतांक कहते हैं। वैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। किसे? के से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। क्या लिखेंगे? यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। बीमाहीन राशि है मतलब यह मात्रकहीन बीमाहीन राशि है, मतलब इसका मात्रक और बीमा नहीं होता है। तो परिभाषा किससे बनाया गया? तो सूत्र से परिभाषा को यह बनाया गया। आप लोग भी परिभाषा को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो आज का एक एक परिभाषा को अच्छे से समझिए और अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां वैद्युत का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत का प्रभाव, जहाँ पर वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत के प्रभाव का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कितना आसान है। तो क्या लिखेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत के प्रभाव का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? परिभाषा को नोट कर लीजिए। बहुत आसान है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसके प्रभाव? वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है? तो सदिश राशि है। सदिश राशि है। अब पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अब आ गया, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं की परिभाषा को समझेंगे। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। इसे अपने कॉपी में नोट करते भी चलिए, जिससे क्या होगा? एक अच्छे से आपको नोट्स भी बन जाएगा। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? बहुत आसान परिभाषा है। बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा को क्या होगा? याद हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे परिभाषा को नोट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र के
वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर, वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई, चारों तरफ क्या लिखेंगे, खींची गई रेखा, चारों तरफ खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार प्रदर्शित करती हैं, लगातार क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो परिभाषा को एक बार और समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार प्रदर्शित करती है, किसको, वैद्युत के लगातार प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश तक जाता है। कहाँ से निकल करके, तो यह धनावेश से निकल कर धनावेश से निकलकर ऋणावेश तक जाता है। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होते हैं वह धनावेश से निकलते हैं और ऋणावेश तक जाते हैं। तो अब यहाँ पे बनाएंगे कि यह जो धन आवेश है और यहाँ पे जो है ऋण आवेश है। तो धन आवेश से जो रेखाएं होती हैं निकलती हैं और किस में जाती हैं, ऋण आवेश में जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, यह धनावेश से निकल करके किस में जाती हैं, ऋणावेश में जाती हैं। और याद रखेंगे वैद्युत बल रेखाएं जो होते हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मतलब काल्पनिक मतलब ये रेखाएं कल्पना किया जा सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं ऐसे रेखाएं होती हैं। और वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पे दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगे जो कि असंभव है। तो यहाँ पे जो है वैद्युत बल रेखाएं जो हैं किससे निकलती हैं और किस में प्रवेश करती हैं, तो प्लस से निकलती हैं और माइनस में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाएं के गुण, वैद्युत बल रेखाएं के गुण अब समझेंगे। मोस्ट आईएमपी ये भी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है कई साल पेपर में आ चुका है कि वैद्युत बल रेखाओं का गुण क्या है। तो वैद्युत बल रेखाओं का जो गुण है वह निम्न है। निम्न मतलब क्रमशः एक एक लिखा जाएगा और आप अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट भी करते चलिएगा। तो पहला है, यह धनावेश से चलकर ऋणावेश पे क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। पहला लिखेंगे यह धनावेश से चलकर ऋणावेश धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो पहला गुण जो है समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं का पहला गुण क्या था, यह धनावेश से चलकर ऋणावेश पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं।
अब दूसरा गुण को समझेंगे। दूसरा गुण है, यह रेखाएं खींची गई लचकदार, यह रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वह लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। जैसे यहाँ पे जो चित्र देखेंगे, यह जो बना हुआ है वैद्युत बल रेखाएं, यह कैसे समान है, तो यह लचकदार और डोरी के क्या हैं, समान है। तो अब यहाँ पे समझेंगे, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो दूसरा गुण अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये रेखाएं जो होते हैं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। अब तीसरा गुण समझेंगे। तीसरा होता है, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो तीसरा गुण भी समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं कौन सी रेखाएं होंगी, काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक मतलब कल्पना किया जा सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं ऐसे होती हैं जो प्लस से निकलती हैं और माइनस पे क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। अब चौथा जो गुण होता है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। तो 4 गुण आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये 5वां जो गुण है और ये लास्ट गुण है, इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जिस जगह पर मिलती हैं, मिलती हैं
वे दोनों स्थान पृष्ठ के लंबवत होते हैं। पृष्ठ के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो यह पांचवा गुण है। तो पांचवा गुण एक बार और समझेंगे। वैदु जो बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जिस जगह पर मिलती हैं वे दोनों स्थान पृष्ठ के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, अर्थात 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं का गुण क्या है। और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी जब करते चलेंगे तो एक अच्छे से क्या होगा, नोट्स भी बन जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? बहुत आसान परिभाषा है परीक्षण आवेश का भी। तो ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई क्या हो, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षक आवेश कहलाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ऐसा आवेश जिसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। तो परीक्षण आवेश का भी परिभाषा समझ में आ गया होगा कि इसका स्वयं का कोई जो है वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किसे Q से प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा कि ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है उसे परीक्षक आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही IMP है। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव नाम से ही पता चल जाए, इसमें दो ध्रुव होगा, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर वह निकाय, या लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर, जिसमें लिखेंगे दो बराबर
दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, परंतु विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश किस पे होते हैं, अल्प दूरी मतलब छोटा सा दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है एक, यहाँ जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं HCl होता है, जैसे क्या होता है HCl, जैसे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तथा जल भी होता है, जल H2O। यह कैसे पता चला, जैसे यहाँ पे HCl को कैसे बनाएंगे, H के ऊपर क्या होता है प्लस होता है और यहाँ पे क्या होता है Cl के ऊपर माइनस होता है। तो यह जो H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर क्या है माइनस है, तो यह अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसी दूरी को ही क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और यहाँ जल का अगर बनाना चाहते हैं तो OH के ऊपर क्या होता है, OH के ऊपर माइनस होता है और H के ऊपर क्या होता है प्लस होता है। याद रखेंगे H के ऊपर प्लस और OH के ऊपर क्या होता है माइनस होता है। तो यह जल के लिए बन सकता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और यह किसके लिए बना है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए बना है। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें आवेश तो बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, प्लस है और यह क्या है माइनस है। यहाँ भी देखिए प्लस है और यह क्या है माइनस है। तो आवेश बराबर लेकिन विपरीत है और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन के ऊपर धन आयन होता है और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पर आवेश बराबर हैं लेकिन ये दोनों क्या हैं विपरीत हैं। विपरीत मतलब यह प्लस है और ये क्या है माइनस हैं। और यहाँ पे जल का क्या बनेगा, जल का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है और OH के ऊपर क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो आवेश समान है लेकिन क्या है विपरीत हैं। तो यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है तो समान मानेंगे, लेकिन ये आवेश दोनों क्या माना जाएगा विपरीत है और ये अल्प दूरी पर क्या होते हैं स्थित होते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यह मोस्ट IMP है। अब इसके बारे में बताया जाएगा, तो बस इसको ध्यान देंगे, सूत्र याद है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा भी याद आपको हो जाएगा। तो पहले सूत्र याद कीजिएगा, उसके बाद से क्या कीजिएगा परिभाषा बनाना सीखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा बनाने से पहले कुछ नियम समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक Q आवेश है और यहाँ से लेकर के और यहाँ पे जो है -Q आवेश है, तो यहाँ पे आवेश समान है लेकिन क्या है विपरीत हैं। यहाँ Q है और यहाँ पर -Q है, तो दोनों आवेश तो समान हैं लेकिन ये क्या है विपरीत हैं। विपरीत मतलब ये प्लस है और ये क्या है माइनस है। और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है 2L होता है। क्या होता है 2L होता है। अब यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर परिभाषा बनाना चाहते हैं तो इसका परिभाषा होगा एक आवेश, कितने आवेश, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत आसान है, बस यहाँ पे परिभाषा को अब लिख दिया जाएगा और इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव के किसी एक आवेश
तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा को एक बार और ध्यान देंगे, बस इस सूत्र को ध्यान देंगे तो परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। यहाँ सूत्र होता है P बराबर होता है Q गुणे 2L। यह किसका सूत्र है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। इसी सूत्र के सहायता से इसका परिभाषा को बनाया जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यह एक आवेश हो गया, और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा है इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है कि एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे इसका मात्रक निकालेंगे और इसका बीमा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है और उसका बीमा क्या होता है। आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा। अब मात्रक बीमा समझेंगे कैसे निकाला जाएगा, बहुत आसान ये भी है, मात्रक और बीमा। तो अब यहाँ पे इसका सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या है, P बराबर है Q गुणे, P बराबर क्या है, Q गुणे 2L है। अब यहाँ से लिखेंगे P का मात्रक, तो P का नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक Q गुणे 2L का मात्रक। अब Q का मात्रक क्या होता है, तो Q का मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ लिखेंगे बराबर करेंगे कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का। यह 2 का मात्रक नहीं होगा, यह अंक का मात्रक नहीं होता, और L मतलब लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो क्या हो गया, कूलाम मीटर। तो ये किसका मात्रक है, तो P का मात्रक है कूलाम मीटर। अब यहाँ लिखेंगे P का बीमा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा। यहाँ क्या लिखेंगे, Q गुणे 2L का बीमा। अब Q का बीमा क्या होता है, तो Q का मतलब आवेश, और आवेश का बीमा होता है AT। क्या होता है, AT। और यह 2 जो है, अंक जो है 2 का बीमा नहीं होता है, L का बीमा क्या होता है, तो L का बीमा L होता है। लंबाई का बीमा L ही होगा। या दूरी का बीमा भी क्या होता है, L होता है। तो क्या बन जाएगा, ATL। यह किसका बीमा हो गया, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा आ गया, ATL होता है। तो समझ में आ गया होगा इसकी परिभाषा, मात्रक और बीमा। अब सूत्र का निगमन समझेंगे। यह सूत्र जो है बहुत ही IMP है, यह सूत्र का निगमन। यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए IMP इम्पोर्टेंट जो है,
किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो ये निगमन को अपने कॉपी में अच्छे से समझिएगा और इसे नोट भी करते चलिएगा। अब जो यहाँ पे किसी बिंदु आवेश के कारण, मतलब इसमें आवेश के कारण मतलब आवेश रहेगा और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे माना क्यू आवेश से आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर परीक्षण आवेश क्यू डैश है। परीक्षण आवेश क्या है? क्यू डैश है। तो माना जो क्यू आवेश से कितने दूरी पर, आर दूरी पर उत्पन्न जो है परीक्षक आवेश जो है आर दूरी पर परीक्षक आवेश क्या है? क्यू डैश है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर एक आवेश पहले मान लेंगे, यहाँ पे आवेश क्या है? तो ये आवेश क्यू है और यहाँ से लेकर के और यहाँ पर एक आवेश और है, इसका नाम क्या मान ले रहे हैं? क्यू डैश मान ले रहे हैं। और ये कितने दूरी पर है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या मानेंगे? आर। तो यहाँ तक आर मान लिया है। तो यहाँ है, तो अब यहाँ लिखेंगे परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल पहले निकालेंगे। तो लगने वाले बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो एफ। तो एफ का सूत्र क्या होता है? तो एफ बराबर सूत्र आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, कूलाम का नियम है। तो एफ बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई होता है, एप्सिलॉन 0 होता है, यहाँ Q1 हो गया और यहाँ Q2 हो गया बटा आर स्क्वायर हो गया। यह किसका सूत्र है? तो कूलाम का सूत्र है। अब इसी में मान को रखेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यह Q1, तो Q1 का मतलब पहला आवेश क्या है? तो पहला आवेश क्या है? Q है। तो यहाँ लिखेंगे Q गुणे और यहाँ लिखेंगे Q2 कितना है? तो Q2 जो है Q डैश है बटा और R जो है तो दूरी R ही है तो R का स्क्वायर है। तो समझ में आ गया होगा यह कैसे बना। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणे Q डैश, यह Q1 का मान और यह जो है Q2 का मान बटा क्या हो गया? R स्क्वायर हो गया। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो समझ में ये आ गया होगा। अब हम लोग लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर होता है F/Q होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे +Q। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट भी करते चलिए साथ में, जिसे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो +Q आवेश के कारण से आर दूरी पर, कितने दूरी पर? आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अपन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका सूत्र क्या होता है तीव्रता का? तो तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर होता है F बटा Q होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे F बटा Q डैश लिखेंगे। यह ई का नाम क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? वैद्युत बल बटा आवेश। अब यहाँ आवेश कौन सा आवेश को लेंगे? तो क्या लिखा गया? प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर। तो प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, तो चित्र में देखेंगे तो ये प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक के जो आर दूरी पर आवेश, तो आर दूरी पर आवेश क्या है? Q डैश है। इसलिए आवेश का हम प्रयोग क्या करेंगे? यहाँ पर Q डैश का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गया? E बराबर F बटा Q डैश आ गया। अब यहाँ पे F का मान जो है, जो पहला समीकरण में निकला है, यहाँ F का मान को रख देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान रखने पर, किसका मान? समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान समीकरण, या इसको समीकरण 2 भी मान लीजिए। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब ये किसके स्थान पे रखेंगे? तो F के स्थान पर रखेंगे। समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो F के जगह पे रख देंगे। तो F का मान क्या निकला था? तो F का मान एक बार और देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणे Q डैश बटा क्या है? R स्क्वायर है। अब यहाँ पे मान को क्या करेंगे? रख लेंगे F के जगह पे। तो क्या बनेगा? E बराबर, और F के जगह पे क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणे Q डैश बटा क्या है? R स्क्वायर। ये किसका मान है? तो F का मान हो गया, और पूरे का बटा, और नीचे क्या है? Q डैश है। तो अब यहाँ लिखेंगे Q डैश। अब ये कट जाएगा, ये Q जो है इस Q डैश से इस Q डैश को क्या करेंगे? काट देंगे। अंश और हर में हो तो इसे क्या करते हैं? काट देते हैं। काटने के बाद क्या बचा? तो यहाँ बचा, यहाँ नोट करेंगे। अब E बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ऊपर क्या बचा? Q। अब बटा में क्या है? बटा में R स्क्वायर बचा। तो E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। यह सूत्र को ध्यान दीजिएगा, बहुत IMP सूत्र है। अब इसी सूत्र का प्रयोग आगे चल के गाउस का नियम में किया जाएगा, जिसे गाउस का सूत्र का निगमन होगा। तो इसलिए सूत्र को याद रखिए कि वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। अभी ऊपर भी एक सूत्र पढ़े हैं, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी है और ये भी है। ध्यान देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें सूत्र कम से कम 5 सूत्र पढ़ना है। तो यहाँ अभी यहाँ एक सूत्र देख लीजिए, 2 सूत्र हो गया, आगे चल के भी अभी और पढ़ना है। तो इसलिए एक एक नियम को याद भी रखते रहिए, कौन सूत्र कहाँ पे लागू होगा, आगे चल के आपको पता हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र समझ में आया? क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा क्या होगा? R स्क्वायर। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर R आया, मैंने R में वैद्युत विभव का अगर सूत्र याद रखते हैं वैद्युत विभव को, तो बस ये R स्क्वायर जब R याद करेंगे, यह जो है अगले वीडियो में निगमन किया जाएगा। V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। जब Q बटा R होगा तो समझिए विभव का सूत्र है, और Q बटा R स्क्वायर जो आएगा रिजल्ट, वो किसका सूत्र होगा? तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। तो यह सूत्र का निगमन जो है एक बार और अपने रफ पर जरूर हल कीजिएगा, सीखिए कैसे इसका निगमन किया गया। ये पेपर में पूछा जाता है, तो एक एक लाइन अच्छे से समझिए, जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता कितने नियमों से निकाला जाता है? तो याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र के जो तीव्रता की गणना करेंगे वह 2 विधि होता है। तो यहाँ पे अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि वैद्युत
द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में निकाला जाता है। कितने स्थितियों में? 2 स्थितियों में निकाला जाता है। तो पहला स्थिति का क्या नाम है और दूसरा स्थिति का क्या नाम है? तो इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए। अब पहला स्थिति का नाम है अक्षीय स्थिति या उसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, या अनुदैर्ध्य स्थिति। यह 2 नियम है। ये दोनों नियम में से एक नियम हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो अब यहाँ अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति है और दूसरा नियम का नाम होगा निरअक्षी। यह अच्छी है तो ये क्या हो जाएगा? निरअक्षी स्थिति या उसका दूसरा नाम होगा अनुप्रस्थ स्थिति। या क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ स्थिति। तो यह 2 स्थिति हैं और यह बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पढ़ाई होगा सूत्र का निगमन अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन। स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन। यह निगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस नियम को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा और जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पर ज़रूर आप लोग क्या कीजिएगा? ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अंत में एक लाइक भी कीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से अच्छे नियम आपको अच्छे से समझाया जाता है। तो इस चैनल पर बहुत ही आईएमपी नियमों को बताया जाता है। तो आप लोग चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब यहाँ अच्छी स्थिति और अनुदैर्ध्य स्थिति में जब वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ पे माना जाएगा और माना को ध्यान से देंगे। इसमें ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 लाइन या 2 लाइन माना लिख लेंगे और जो भी लिखेंगे वह महत्वपूर्ण बातें लिखिए, क्योंकि किताब में जो दिया गया है बहुत ज़्यादा माना में लिखा गया है। उतना किताब में जो दिया गया उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक नोट्स बनाना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माना प्लस क्यू। ध्यान दीजिएगा, कौन क्यू? प्लस क्यू मतलब प्लस आवेश इसको कहेंगे, तथा माइनस मतलब ऋण आवेश वाले वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव का मतलब एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसमें दो ध्रुव हो गया, एक प्लस ध्रुव और एक क्या है, ऋण ध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव से अच्छी स्थिति में r दूरी पर, कितने दूरी पर, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो E से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तो अब यहाँ पे जो है, अब जो माना गया है, अब इसके बारे में जो हम समझेंगे कि यहाँ पर एक स्थिति बनाएंगे और यहाँ पर जो है द्विध्रुव रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव, और यहाँ r दूरी पर उत्पन्न जो है वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यह माइनस क्यू आवेश यहाँ पर है और यहाँ पे जो है प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ से यहाँ तक के टोटल दूरी कितनी होती है, तो 2l होता है। आप लोग पढ़े होंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। अब अगर यहाँ से इसके मध्य में आते हैं, मध्य मतलब बीच में आते हैं, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या होगा, l होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगा, तो आपका l हो जाएगा। तो l और l मिलेगा तो कितना हो जाएगा आपका, l और l मिलेगा तो क्या बनेगा, 2l हो जाएगा। तो यह तो 2l और ऊपर भी क्या है, 2l है। अब इसके मध्य बिंदु से ध्यान देंगे, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, कितने दूरी पर, r दूरी पर, अब r दूरी पर यहाँ से लेकर के यहाँ पर उत्पन्न जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बिंदु क्या है, C है। तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी माने इसके मध्य बिंदु जो है O है, और यहाँ पे मान सकते हैं B और यहाँ मान सकते हैं A। तो यहाँ से लेकर के O से C तक के बीच की दूरी क्या मान लिया गया है, R। कितना माना गया है, R दूरी पर उत्पन्न जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तो यह जो चित्र में है, इस चित्र में ध्यान देंगे, एक बार माइनस क्यू से C तक के बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू से C तक के बीच की दूरी निकालेंगे। तो अगर यहाँ पर माइनस क्यू से लेके चलेंगे तो माइनस क्यू के बिंदु क्या यहाँ पर है, B है, और यह C है। तो BC कितने के बराबर होगा, तो BC याद रखेंगे कितने के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, यहाँ से क्या है, l है, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। तो हमको BC के पास पहुँचना है। तो BC के पास जाएंगे तो हमारा पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर l प्लस, मतलब यहाँ से हमारा l हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, r होगा। तो l प्लस क्या हो जाएगा, r, या BC बराबर लिख सकते हैं r प्लस l भी लिखा जा सकता है, l प्लस r भी या r प्लस l लिखा जा सकता है। तो ये किसका मान निकालिए, तो BC के बीच की दूरी निकल गया। तो ये ध्यान दीजिए, ये बीच की जो दूरी है निकालना है, इसको कैसे निकाला गया। अब हमारा जो है AC निकालना है। तो AC निकालने से लिए पहले ध्यान देंगे, यहाँ से लेकर के यह हमारा क्या है, l है। तो OC में क्या क्या है, तो OC में देखेंगे क्या क्या है, OA है, क्या है, OA है, प्लस है, AC है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो गया, बराबर, OA प्लस AC कितने के बराबर होगा, तो OC के बराबर होगा। चित्र में ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार और ध्यान दीजिए, OA प्लस AC कितने के बराबर होगा, तो OC के बराबर होगा। अब यहाँ पे OA का मान क्या है, तो OA का मान l है, तो यहाँ l लिख देंगे, प्लस AC लिख देंगे, बराबर, अब OC का मान क्या है, तो r है। अब l इसमें पक्षांतर कर लेंगे तो l प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, तो माइनस हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा r माइनस l। यह किसका मान निकल गया, तो यहाँ पे जो मान निकला है AC का मान निकल गया, और ऊपर जो निकला है वो किसका मान निकला है, BC का मान निकला है। तो यह दो मान जो निकालना सीख लीजिए, कैसे ये मान निकला। आपको समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी में जो है ध्यान देंगे, B से C तक निकालना है, एक बार A से C तक निकालना है। अब जो है एक बार माइनस क्यू आवेश से C बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक बार प्लस क्यू से C बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, और उसके बाद से तब आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, कौन से आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर, किस बिंदु पर, बिंदु सी पर, जो बाहर जो बिंदु था वहाँ पर बिंदु सी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है आपको बताया जा चुका है। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है और यहाँ Q/r² होता है। तो यह सूत्र है। अब इसी सूत्र के सहायता से किस आवेश के लिए निकालेंगे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो यह तो समझिए फार्मूला है, इसी फार्मूला में मान को भरना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यह प्लस क्यू आवेश है, तो उसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मान लेंगे, E1 मान लेंगे, बराबर हो जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और ये प्लस क्यू है तो यहाँ प्लस क्यू रहेगा और आर मतलब दूरी, तो प्लस आवेश से जो दूरी है सी बिंदु तक, वह दूरी का क्या नाम है, तो एक बार चित्र में और देख लीजिए। यह जो प्लस क्यू आवेश है और यहाँ सी तक के बीच की दूरी देखेंगे तो इस दूरी का नाम AC है। क्या नाम है, AC है। अब यहाँ पे लिख देंगे AC का वर्ग, क्या लिखेंगे, AC का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये दूरी किसका लिखे हैं, तो प्लस क्यू आवेश से सी तक के बीच की। तो यहाँ AC क्यों लिखे हैं, समझ में आ गया होगा कि प्लस क्यू से हमारा R दूरी पर कितना दूरी था, तो AC था। अब AC का मान यहाँ पे, तो AC का मान जो है E1 बराबर हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ लिखेंगे Q/AC का मान क्या निकला था, तो R-L का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। तो यह किसका मान भरे हैं, तो AC का मान जो निकाला गया था शुरुआत में, तो AC का मान यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण, एक बार क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु C पर, बिंदु सी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार प्लस क्यू आवेश, एक बार क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आपका आवेश के कारण। तो अब यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बनेगा, तो यह E1 था तो यह हो जाएगा E2। तो E2 बराबर क्या सूत्र बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू बटा, और इसमें AC है, इसमें जो हमारा है प्लस क्यू से दूरी क्या था, AC था, और माइनस क्यू से दूरी क्या था, तो क्या था, BC था। चित्र में देख लीजिएगा BC है। तो माइनस क्यू आवेश से C बिंदु तक अगर जाते हैं तो उसके बीच की दूरी क्या होगा, BC हो जाएगा। अब यहाँ BC का मान निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ रखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू बटा, BC का मान कितना निकला था, तो BC का मान जो निकला था R+L था, क्या था, R+L का क्या था, स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ लिखा जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब दो तीव्रता की गणना कर चुके हैं। अब इसी तीव्रता में जो मान भरा जाएगा और इसको हल किया जाएगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र बन जाएगा
E बराबर होगा दोनों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला जो निकला था और प्लस क्या कर लेंगे E2, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर लेंगे जोड़ देंगे। अब यहाँ पे E1 का मान जो निकला था और यहाँ पे जो E2 का मान निकला था यहाँ पे रख लेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या था Q बटा क्या था R माइनस यल का स्क्वायर। यह पहला मान है, किसका मान है तो यह E1 का मान है, प्लस कर लेंगे। और E2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बटा R प्लस यल का स्क्वायर। तो यह मान जो है E1 का है और यह मान जो है E2 का है। तो ये दोनों मान को ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ E1 का मान रखे और यहाँ पर E2 का मान रखे। अब यह माइनस जो है ये प्लस और माइनस जब मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R माइनस यल का होल स्क्वायर। और यहाँ जो हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा माइनस। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ होगा Q बटा R प्लस यल का होल स्क्वायर। तो ये लाइन समझ में आ गया होगा। अब इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q। यहाँ पर भी देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q कॉमन दिखाई दे रहा है। अब कॉमन में इसको ले लेंगे, बाहर कर लेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ से ऊपर कॉमन Q ले लेंगे। कॉमन जब ले लिया जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर। और यहाँ लिखेंगे माइनस और यहाँ लिखेंगे 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर। इसको बंद कर देंगे तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें से कॉमन क्या लिए तो Q/4 पाई एप्सिलॉन को क्या किए हैं कॉमन ले लिए हैं। अब अगला लाइन लिखेंगे E बराबर, अब यहाँ लिखेंगे Q बटा और यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसमें गुणा करेंगे। अब ऐसे गुणा होगा, इसका गुणा 1 में और इसका गुणा 1 में। तो R प्लस यल का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस और यहाँ हो जाएगा R माइनस यल का होल स्क्वायर बटा। अब ये दोनों नीचे को क्या करेंगे उतार लेंगे। R माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस यल का होल स्क्वायर। कोष्टक को क्या करेंगे बंद कर देंगे। तो यह भी लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका गुणा 1 में और इसका गुणा 1 में। अब उसके बाद से अगला लाइन लिखेंगे E बराबर, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे क्या होगा इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है प्लस 2ab होता है। तो यहाँ a स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब यल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा तो 2rl हो जाएगा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ये जो सूत्र लागू किया गया है। अब यहाँ से फिर एक माइनस है, कोष्टक लगा लेंगे। अब यहाँ पर माइनस का होल स्क्वायर तोड़ दिया जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा तो क्या बनेगा यहाँ पर r का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2rl। कोष्टक बंद कर देंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोग को कैसे आया। तो यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस में और यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस में और यहाँ बटा कर लेंगे। बटा करने के बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी है और होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी देखेंगे ध्यान से तो एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। तो सूत्र क्या बनता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a के जगह पे क्या है r है और यहाँ पर भी देखेंगे a के जगह पे r है और b के जगह पे यल है और यहाँ पर भी यल है। तो ये दोनों फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है तो वर्गांतराल है a माइनस बी a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर है तो इसने इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो यह लाइन भी समझ में आप लोग को आ गया होगा कि ये दोनों फार्मूला बना है कि a कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। अब ये क्या करेंगे ये माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो अगला लाइन लिखेंगे Q बराबर, अब यहाँ E बराबर लिखेंगे Q बटा
4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर प्लस 2RL। अब कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे, नीचे क्या है तो नीचे कोष्टक में लिख देंगे आर का वर्ग माइनस यल का वर्ग। तो ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। या माइनस जब अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। अब आर स्क्वायर से ध्यान देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कट गया। कटने के बाद क्या बचा है अब यहाँ पे नीचे नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर, अब लिखेंगे क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ 2RL और 2RL मिल करके कितना RL हो जाएगा, तो 4RL हो जाएगा। 4RL बटा और यहाँ लिखेंगे R का वर्ग माइनस यल का वर्ग। तो यह लाइन जो है आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि 4RL कैसे हुआ। 2RL और 2RL मिलेगा तो कितना हुआ, 4RL हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे E बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि यहाँ 1 छिपा हुआ है। और यहाँ 4 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे Q गुणे 2L। अब यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा गया है अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए होल स्क्वायर जो है, यहाँ होल स्क्वायर छूट गया है, होल स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर। अब ये 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना क्या होगा, 4 हो जाएगा। और 4 हो गया, क्यू है तो क्यू भी है और यल है तो यल है आर। तो मतलब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे जो लिखा गया है और यहाँ पर इंटू क्या लिख सकते हैं, आर। तो अब ये देखेंगे पूरे अंश का मान और यहाँ पूरे अंश का मान क्या आपस में बराबर हैं। तो यहाँ देखेंगे आपस में क्या है, बराबर हैं। कैसे, Q गुणे 2L है तो 2 दूना क्या हुआ, 4, तो 4 हो गया। Q तो Q हो गया, यहाँ पर यल तो यल है और R। तो यह मान, इस अंश का मान और इस अंश का मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि ये सूत्र है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर होता है एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला लाइन लिखेंगे E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब यह Q गुणे 2L जो है ये क्या बन गया, इतना, तो इतना जो है P बन जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2PR बटा और यहाँ लिखेंगे R का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे कि R के तुलना में, ध्यान दीजिएगा, अब चित्र में अभी देख समझेंगे और यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि R की तुलना में क्या लिखेंगे, यल का मान बहुत कम है। R के तुलना में यल का मान जो है बहुत कम है, बहुत क्या लिखेंगे, कम है। R के तुलना में मान क्या है, किसका, यल का मान बहुत कम है, इसलिए यल स्क्वायर को छोड़ देते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए यल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। किसके तुलना में, किसका मान, R के तुलना में किसका मान छोड़ देंगे, तो यल स्क्वायर का मान छोड़ देंगे। अब ये क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे चित्र में देखेंगे तो यहाँ यल का मान जो है बहुत कम है और यहाँ R का मान देखेंगे क्या है, बहुत अधिक है। तो इसलिए R की तुलना में यल का मान क्या है, बहुत कम है, इसलिए यल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 घात है तो यहाँ पर भी 2 घात रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे किसको छोड़ देंगे, तो यल स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जब यल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, तो E बराबर, अब यहाँ नीचे नोट कर लेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ लिखेंगे 2PR बटा और इसमें यल स्क्वायर को जब छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, R का स्क्वायर के ऊपर जो है 2 घात, यह 2 घात जो है इसके ऊपर आ जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा। तो अगला लाइन लिखेंगे अब, तो अब यहाँ लिखेंगे E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
और यहाँ पे क्या है पी आर है। अब बटा यहाँ क्या हो जाएगा, आर के ऊपर कितना घात हो गया, 4 घात हो गया। अब यहाँ पर 1 आर ऊपर है और नीचे कितना है, 4 आर है, माना आर के ऊपर 4 घात है। अब अगला लाइन में लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ लिखेंगे पी आर बटा पी, यहाँ पर जो आर के ऊपर कितना घात है, तो 4 घात है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 आर गुणे आर के ऊपर कितना घात, 3 घात, तो 3 घात और 1 घात मिलकर के कितना घात हो जाएगा, तो 4 घात होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस आर से यह अंश का और यह हर का जो आर है कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, तो बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ऊपर बचेगा पी और नीचे बचेगा आर का क्यू। यही जो है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का किसका सूत्र है, तीव्रता का सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो अपने कॉपी में इस निगमन को नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा और कल के वीडियो में अच्छी स्थिति से वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।